औरंगाबाद के माननीय सांसद सुशील कुमार सिंह जी। आज हम बात करने वाले हैं औरंगाबाद क्षेत्र में जो विकास हुआ, जो इनके तरफ से इस लॉकडाउन में एक बड़ी समस्या आई थी प्रवासी मजदूरों की, उसे लेकर इनके जो काम हुए हैं किस तरीके से उन्होंने किया। सर, प्रवासी मजदूरों का जो लोग आने शुरू कर दिए, जिस तरीके से लॉकडाउन हुआ उसके बाद लोग आने लगे, उसके बाद आपका किस तरीके से इस क्षेत्र में रहा योगदान? देखिए, जब से कोरोना का यह संकट शुरू हुआ उस समय मैं लॉकडाउन में दिल्ली में फंसा हुआ था। लगातार देश के विभिन्न हिस्सों से, विभिन्न प्रदेशों से जो मेरे यहाँ के लोग फंसे हुए थे उनका फ़ोन आने लगा। इस बात का अनुभव भी हुआ कि हमारे यहाँ के लोग गोवा में भी हैं, दमन में भी हैं, केरल में भी हैं, उत्तर पूर्व में भी हैं, बड़ी संख्या में गुजरात के पांडेसरा में हैं, पंजाब में, राजस्थान में, दिल्ली में तो खुद बहुत बड़ी संख्या में है। उनके पूरे डिटेल्स को नोट करके और वहाँ की सरकार, वहाँ का प्रशासन, वहाँ के जनप्रतिनिधि, वहाँ का कोई स्वयंसेवी संस्था, इस तरह से सहयोग लेकर उनको ट्विटर के माध्यम से, उनको फ़ोन के माध्यम से, उनको व्हाट्सएप के माध्यम से हमने लोगों को आग्रह किया और करीब 100% मान लें तो सूखा राशन तो उनको मुहैया हो ही गया। जब तक मैं दिल्ली में था सेवा का ये काम लगातार जारी रहा और हज़ारों हजार की संख्या में लोगों को मैं कम से कम, उनके पास चूँकि पैसा नहीं था तो खाने की व्यवस्था हमने लोगों से आग्रह करके ज़रूर कराया। उसके बाद जब मैं यहाँ आया औरंगाबाद और श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलना शुरू हुई, 17 तारीख से लगातार 31 मई तक 92 ट्रेन यहाँ आई, जिससे हज़ारों हज़ार मजदूर एक ट्रेन में, पूरी गाड़ी यहाँ रुकती थी तो 1600-1700 लोग उतरते थे। हर व्यक्ति के लिए लंच पैकेट की व्यवस्था मेरे माध्यम से कराई गई, साथ साथ पीने के पानी की भी व्यवस्था थी। चूँकि 24 घंटा 30-30 घंटे की यात्रा करके लोग आ रहे थे, भूखे थे, उनको लंच पैकेट के रूप में एक छोटी सी सेवा करना अपना मैं कर्तव्य और धर्म समझता था, तो मैंने किया। इसके अतिरिक्त बहुत सारे लोग अनेक तरह की परेशानियों में थे। कोई बीमार, किसी के परिवार के किसी सदस्य का निधन हो गया, उनको कहीं जाना, किसी के दाह संस्कार, मतलब इस कोरोना काल में अनेक तरह का अनुभव हुआ, अनेक तरह के संकट लोगों के सामने आए, सुनने को मिला। और करीब जितना बन सका, कुछ ऐसे भी लाचार लोग थे जिनके पास खाने का पैसा नहीं था या आने के लिए किराया नहीं था। उन लोगों ने हमसे ये अपेक्षा की कि कुछ राशि आपके द्वारा हमारे खाते में डाल दी जाए। तो मैंने किया और सब लोगों ने मांगा, ऐसा दावा मैं नहीं करता, लेकिन जो ज़रूरतमंद लोग थे, ऐसे जो नीडी लोग थे, उनके निजी खातों में भी अपने स्तर से, अपने निजी खाते से हमने छोटी मोटी राशि के रूप में उनकी मदद ज़रूर की। इस बात का संतोष मुझे है और मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि हे भगवान ये शक्ति दें, ये क्षमता आप दीजिए कि मैं इसी भाव से लोगों की सेवा कर सकूँ। सर, जब लॉकडाउन लगा, 22 मार्च के बाद लॉकडाउन लगा दिया गया, उसके बाद अब जाकर के लॉकडाउन 5 आया, लेकिन इसमें रिवायतें दी गई, तो सरकार का जो प्लान था, जो तैयारी थी, क्या वो सार्थक हुआ? देखिए, सरकार का प्लान पूरी तरह से सार्थक और सफल हुआ। ये इस बात से प्रमाणित होता है कि दुनिया के धनी देश, दुनिया के विकसित देश, जिन देशों में मेडिकल फैसिलिटी हिंदुस्तान से कई गुना अधिक है, वहाँ संक्रमित लोगों की संख्या बहुत अधिक, उससे अफेक्टेड लोगों की संख्या बहुत अधिक, यानी डेथ रेट बहुत ज़्यादा। हमारे यहाँ तो मेडिकल फैसिलिटी सीमित है, जनसंख्या बहुत अधिक है, बावजूद इसके यहाँ मृत्यु दर काफ़ी कम है और लोगों के स्वस्थ होने का दर दुनिया में सबसे अधिक है। 50% लोग यहाँ स्वस्थ हुए जो कोरोना पॉजिटिव थे। तो ये सब इस कारण हुआ कि देश को एक मजबूत और सफल नेतृत्व देश की जनता ने दिया हुआ है, जिनका नाम श्री नरेंद्र मोदी है। वो देश के प्रधानमंत्री के रूप में सेवा भाव से काम करने वाले एक नेता हम लोगों को सौभाग्य से मिले हैं,
सही समय पर सही और कड़े निर्णय उनके द्वारा लिया गया, जिसका परिणाम है कि यहाँ संक्रमित लोगों की संख्या भी कम है, ठीक होने वाले लोगों की संख्या अधिक है और मृत्यु दर बहुत कम है। दुनिया के विकसित और धनी देशों की अपेक्षा में सीमित स्वास्थ्य सुविधाओं के रहते हुए भी। इसी कारण माननीय मोदी जी की प्रशंसा, उनकी सराहना दुनिया में हो रही है, दुनिया उनका लोहा मान रही है और कोविड-19 के काल में हिंदुस्तान ने दुनिया में लीड लिया है। एक सवाल होगा कि इस बार जब लॉकडाउन लगा उसके बाद युवा जो हैं या बहुत प्रवासी मजदूर बिहार में लौट कर आए और यहाँ पर आने के बाद एक आवाज़ उठी, बिहार मांगे रोजगार। तो इस पर सर आप क्या कहेंगे, क्योंकि औरंगाबाद में भी बहुत लोग आए आपके क्षेत्र के, तो उन पर क्या कहेंगे? रोज़गार की बात आपने की है। हमारी सरकार ने रोज़गार के लिए एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देने, उनको प्राथमिकता में लेने, ताकि वही एक सेक्टर है जो करोड़ों करोड़ लोगों को रोज़गार मुहैया कराता है। कल हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि किसानों की फसल की कीमत को जो बढ़ाया है, एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस को बढ़ाया है, धान का रेट 200 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाकर 1868 रुपया किया है। इसी तरह से अरहर का दाम, मूंग का दाम बढ़ाया है, सब चीज़ का दाम बढ़ाया है किसानों की सुविधा के लिए, उनको आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए। जब किसान हमारे सुखी होंगे तो खेत में काम करने वाले मजदूर भी सुखी होंगे, खुशहाल होंगे। और एमएसएमई सेक्टर को जब सरकार ने प्रायोरिटी पे लिया है तो रोज़गार के अवसर भी मिलेंगे और ये संकट टलेगा। और दुनिया में हमारी सरकार ने जिस तरह से काम किया है, किसी दूसरी विकसित देशों में भी ऐसा काम नहीं हुआ है। इस बात को कहते हुए मुझे गर्व हो रहा है। सर, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के 9 जून से अमित शाह जी रैली करने वाले हैं, वर्चुअल रैली, उसे लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, चूँकि चुनाव सामने है और भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक पार्टी है, तो कोरोना काल में वर्चुअल रैली कराना लाजमी है, ज़रूरी है। और उसमें कहीं जो लॉकडाउन के जो नियम हैं, जो शर्त हैं, उसका उल्लंघन कहीं कुछ नहीं। और वर्चुअल रैली इसीलिए की जा रही है कि लोग सुरक्षित रहें, लोग स्वस्थ रहें, कोई संक्रमण में ना आ जाए। लेकिन चूँकि राजनीतिक दल है, ये करना भी आवश्यक है। तो हमारे माननीय गृह मंत्री, हमारे नेता अमित शाह जी फेसबुक के माध्यम से लाखों लाख लोग उससे जुड़ेंगे और फेसबुक के माध्यम से ही वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और आम जनता को संबोधित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सद महोदय, जिन्होंने बताया कोरोना से लेकर के किस तरह से उन्होंने प्रवासी मजदूरों की मदद की, औरंगाबाद वासियों की मदद की। उसके बाद आने वाले चुनाव को लेकर, जो विधानसभा चुनाव को लेकर रैली होने वाली है, उसके बारे में भी इन्होंने संक्षेप में बताया। कैमरामैन नीरज के साथ राजकुमार पाठक, बुलेट न्यूज़।